Hey guys, this is अभिषेक जैन एंड मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कवर करेंगे आपका जुलाई 26 से लेकर जुलाई 31 तक सारे के सारे वो टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लर्न करेंगे। तो आइए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा टॉपिक ऑफ द वीक, जिसको नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं एक होलिस्टिक वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर काफ़ी अच्छी समझ विकसित यहां पर कर सकेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस पॉलिसी will replace the 34-year-old National Policy on Education 1986। यह नीति 34 साल पुरानी पॉलिसी को प्रतिस्थापित करेगी या रिप्लेस करेगी। दूसरा स्टेटमेंट, दिस पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का सार्वभौमीकरण फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2035। मैंने आपको बोला था, मैंने इसको सेक्टर वाइज बांटा था कि इनिशियली हम देखेंगे जो स्कूल एजुकेशन के बारे में, देन हम हायर एजुकेशन के बारे में, देन टीचर्स एजुकेशन के बारे में। तो सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता है कि 2030 तक स्कूल एजुकेशन के अंदर 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। कम से कम कक्षा 5वीं तक जो शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसकी सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आप फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जो पॉलिसी हमने डिस्कस की थी, जहां पर हमने बात की थी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका टारगेट था एक इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने आपको याद करना सिखाया था। 3 पॉलिसी आपको याद रखनी थी। 1968, 68 को आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 86। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 में आई थी, दूसरी आई है आपकी 1986 के अंदर, और 1986 के बाद आप देख लो लगभग 34 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद ये पॉलिसी आई है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉलिसी को 1986 के बाद 1992 के अंदर एक बार संशोधन किया गया था, बट इस पूरी की पूरी नीति को रिप्लेस 34 सालों में पहली बार यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बन सकता है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। दिस इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेकेंड, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2035 ये आपको वर्ड ध्यान रखना है। वहाँ पर आप देखोगे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 2 चीज़ें रखी गई थी। स्कूल एजुकेशन का तो 100% ग्रोस एनरोलमेंट करना था 2030 तक, और जो आपकी हायर एजुकेशन है उसमें कब तक था, 2035 तक। कितना प्रतिशत था, 50%। याद रखने का सिंपल तरीका कैसे, अब देखो, पहले इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कम से कम स्कूल एजुकेशन मतलब आपकी क्लास 12 तक तो बच्चों को रिटेन रखा जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या टारगेट करेंगे, कम से कम स्कूल एजुकेशन के अंदर सारे के सारे बच्चों को एनरोल किया जाए। अब उनमें से कम 50% बच्चे हायर एजुकेशन भी करें, तो 100% तो कब तक, 2030 तक। किसका, स्कूल एजुकेशन का। 50% कब तक, 2035 तक। किसका, हायर एजुकेशन का। जैसे किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को ग्रेजुएशन करनी है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, दिस इज ऑल अबाउट हायर एजुकेशन। और थर्ड बिल्कुल सही है, कम से कम क्लास 5 तक तो आपको मातृभाषाओं में स्टडी करनी ही होगी। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो मातृभाषाओं को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में आप ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट एंड थर्ड तो क्या हो गया इसका, करेक्ट, और सेकंड गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, 2035 की जगह आएगा आपका 2030। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 एंड 3। सबको क्लियर रहेगा, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है ग्लोबल टाइगर्स डे से, जो मैंने आपको बताया था 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ग्लोबल टाइगर्स डे से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप पढ़िए यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है, जहाँ पर बात की गई थी स्टेटस ऑफ टाइगर्स के बारे में। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। इट वॉज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्लोबल टाइगर डे। ये रिपोर्ट रिलीज की गई जो आपका वैश्विक टाइगर डे था, उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ये रिलीज की गई। फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है। सेकंड में बोला गया है इंडिया हैज़ 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। पूरे दुनिया के अंदर जितने टाइगर्स हैं उसकी 70% पॉपुलेशन कहाँ पर है? इंडिया में। अगर पूरी दुनिया के अंदर 100 टाइगर हैं तो उसमें से 70 टाइगर आपको कहाँ पर मिलेंगे? इंडिया के अंदर। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है? कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। भारत में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे से रिलेटेड काफ़ी सारे डिक्लेरेशंस है, जैसे मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, जो मेरी हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है टेलीग्राम पर, डेली हम उसकी PDF अपलोड करते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, और मैंने यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में भी ये क्वेश्चन अपलोड किया था। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपको याद रखना है। दिस इज द ऑल अबाउट द वर्ल्ड्स टाइगर्स डे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो नेशनल टाइगर स्टेटस असेसमेंट ऑफ 2018-19 एस्टिमेटेड द ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। पूरे भारत में कितने टाइगर है? 2967। 2018-19 का जो असेसमेंट था उसके अकॉर्डिंग अभी एट प्रेजेंट भारत में कितने टाइगर्स है? लगभग 3000 के आसपास भारत में टाइगर्स है, जो कि कितने प्रतिशत इंक्रीज देखे गए हैं? 2014 से 2018 का जो टाइम है उसमें 33% इंक्रीज देखा गया है, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं और उनकी संख्या है 526। उसके बाद आता है आपका कर्नाटका 524 एंड देन आपका आता है उत्तराखंड। पूछा जा सकता है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से राज्य में पाए जाते हैं? आंसर होगा मध्य प्रदेश, सेकंड होगा कर्नाटका और तीसरा होगा आपका उत्तराखंड। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी पॉपुलेशन में कमी पाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में आप देखोगे विद 2967 टाइगर्स इंडिया इज 4 ईयर इन एडवांस हैज अचीव्ड द टारगेट सेट इन सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। ध्यान रखना, एक और इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है जहां पर बात की गई थी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करना है और भारत अपने टारगेट से आगे चल रहा है। ठीक है। साथ में आप देखोगे जो उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी अमंग इंडियाज 50 रिजर्व विद 14 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर फॉलोड बाय काजीरंगा। पहले आपने देखा होगा काजीरंगा के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेंसिटी मिलती थी, अब काजीरंगा को पीछे छोड़कर आ गया है उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहां पर सबसे ज़्यादा टाइगर का घनत्व मिलता है, डेंसिटी मिलती है। आप देख सकते हो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर वहां पर 14 टाइगर्स पाए जाते हैं। सेकंड पे आपका काजीरंगा मिलेगा, थर्ड पर नागरहोल एंड फोर्थ पर आपका औरंग टाइगर रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो आप क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, सोचो। अब क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो, फर्स्ट आपने देखा कि इस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर आप देखो थर्ड स्टेटमेंट में अगर आपको पता है कि MP के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है तो आप MP को यहाँ से कट कर दोगे। अगर आपने MP ऑप्शन से हटा दिया तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। आप 3 ऑप्शंस में से अगर एक भी एलिमिनेट कर पाते हैं तो भी आप आंसर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 70% वर्ल्ड टाइगर्स पॉपुलेशन है, बिल्कुल सही बात है। साथ में आप देखोगे ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 1 और 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है। ये क्वेश्चन है रिपोर्ट पर, जो डिजिटल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको बूम देखने को मिल रहा है। चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, वहाँ पर भी डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है। तो आपको बताना है इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में किसके द्वारा रिलीज की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय। सेकंड आपका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड है आपका नीति आयोग और फोर्थ है आपका वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। आपको बताना है किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी अभी हाल ही में। तो आप देखोगे
आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन, ऊपर मिनिस्ट्री भी देख सकते हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो इस टाइप की रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होने के कारण काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में इससे पूछ लिए जाते हैं। मेंस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि डिजिटल एजुकेशन को लेकर क्या क्या एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर Union Ministry for HRD has recently virtually launched the India Report on Digital Education 2020. The report elaborates on the innovative methods, ध्यान रखना किसके बारे में बात की गई है, innovative methods adopted by Ministry of HRD, साथ में Education Departments of States and Union Territories, किसके लिए, फॉर ensuring accessible and inclusive education to children at home, ताकि बेसिकली आपको पता है लर्निंग गैप्स को कम किया जा सके और सब बच्चों को ये एजुकेशन यहाँ पर पहुँचाई जा सके। जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, डिजिटल डिवाइड का मतलब कई लोगों तक डिजिटल एजुकेशन पहुँच जाती है, कई लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको यहाँ पर फुलफिल किया जा सके। तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में बोला गया है, सबको पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, मौसम मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। मौसम मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड फोर्थ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो मौसम मोबाइल एप्लीकेशन है, नाम से ही पता लग रहा है किससे रिलेटेड है, मौसम फोरकास्टिंग या वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। किसके द्वारा लॉन्च की गई आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैड रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मौसम फॉर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। अब देखो ये मोबाइल ऐप किसके लिए है, ध्यान से समझना। दिस मोबाइल ऐप इज डेडिकेटेड टू जनरल पब्लिक, आप लोगों के लिए है, एंड डिजाइंड टू कम्युनिकेट द वेदर इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट इन ए ल्यूसिड मैनर विदाउट टेक्निकल जार्गन्स। आप लोगों को आपकी भाषा में वेदर फोरकास्टिंग के बारे में कैसे समझाया जाए, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ना करके नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को कन्वे किया जाएगा वेदर फोरकास्टिंग या जो मौसम की भविष्यवाणियों से रिलेटेड। आप देखो यूजर कैन एक्सेस ऑब्जर्व वेदर फोरकास्ट राडार इमेजेस एंड टू बी प्रोएक्टिवली वार्न्ड ऑफ इम्पेडिंग वेदर इवेंट्स। आपको वार्न भी किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस हो वो आप लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाया जा सके। और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे लोगों का योगदान रहा है। दिस मोबाइल ऐप हैज़ बिन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ टीम, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, आईआईटीएम जिसको नाम देते हैं पुणे वाला, और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन सब के सहयोग से ये एप्लीकेशन बनाई गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने बात की मौसम। और एक और ध्यान रखना, एक और मौसम प्रोजेक्ट था जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आपको मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताना है जो भारत का मौसम प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाला, वो किससे रिलेटेड है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा, सब लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जो मौसम प्रोजेक्ट था इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी, वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चैलेंज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेयर टू ड्रीम चैलेंज इज एन इनोवेशन कॉन्टेस्ट इज लॉन्च रिसेंटली बाय। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ मैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, और आरपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट को पूछने का पर्पज़ ये है क्योंकि मैं अभी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ भी पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने आपको मिसाइल्स के बारे में बात की थी। उसके अलावा अभी हमने पिछले लेक्चर में ही किसके बारे में पढ़ा था, इंडिया के आईजीएमडीपी प्रोग्राम के बारे में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, तो सोचना है। डेयर टू ड्रीम चैलेंज, एक बार मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ। तो आप देखो डीआरडीओ कंटेस्ट द कलाम विजन, हमारे जो माननीय कलाम साहब का जो विजन था डेयर टू ड्रीम। आप में सपने देखने का साहस होना चाहिए। अगर आप सपने ही नहीं देखते तो आप क्या अचीव कर पाओगे। सपने टूट जाना ये चीज़ नहीं है, सपने देखने का साहस आपके मन के अंदर होना चाहिए, ताकि आप अपने ड्रीम्स को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी तो फेलियर तो मिलेगा। उस फेलियर से वापस जब आदमी सीख के दोबारा कदम बढ़ाता है तो वह आदमी काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो आप देखोगे इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा, डीआरडीओ डिफेंस
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद है, उसके द्वारा ये इनोवेशन कॉन्टेस्ट, नाम से ही पता है किसके लिए है, इनोवेशन को और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हो DRDO द कलाम विजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो अब देखो ये किसके लिए है, स्कीम टू प्रमोट कंट्रीज इंडिविजुअल्स एंड स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन इन द डिफेंस एंड एरोस्कोप। इनोवेशन किसके अंदर, डिफेंस और एरोस्पेस सेंटर के अंदर या एरोस्पेस के अंदर किस टाइप से जो इंडिविजुअल्स हैं और स्टार्टअप्स से अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि भारत का डिफेंस सेक्टर और नई ऊंचाइयों को छू पाए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था भारत सरकार के द्वारा 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में, जो आपका एक तो यूपी के अंदर था और दूसरा आपका तमिलनाडु के अंदर था। तो आप मुझे बताएंगे, एक और चीज़ आपको आंसर करनी है, यूपी के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ को वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कवर करता है, और तमिलनाडु के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किन किन सिटीज़ को कवर करता है। 4-5 सिटीज़ है, नाम आपको लिखकर बताना है, यूपी की अलग से लिखेंगे और आपका तमिलनाडु वाली अलग से लिखेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, आप देख सकते हो जो DRDO का इनोवेशन कॉन्टेस्ट था, इसमें बेसिकली आपको इंडिविजुअल्स और स्टार्टअप दोनों को प्राइजेस भी दी जाती है। अवार्ड्स के अंदर आप देखोगे इंडिविजुअल्स को, स्टार्टअप्स को, ताकि प्रमोट किया जा सके उनको डिफेंस के अंदर, हमारी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे से हम बढ़ा सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो DRDO है रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम on 5th death anniversary of former president and noted scientist डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और ये स्कीम लॉन्च की गई है किसके लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट द, किसको, इंडिविजुअल्स और स्टार्टअप्स को। किसके लिए, मैंने आपको बता दिया, डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए। और अवार्ड की मनी भी मैंने आपको बता दी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस जो हमारा, इसको भी आप अपना टॉपिक ऑफ द वीक बोल सकते हो, बेसिकली राफेल फाइटर जेट, जो अभी 5 राफेल इंडिया के अंदर आए हैं, फ्रांस की जो कंपनी है डसोल्ट एविएशन, उसके द्वारा भारत को सौंपे गए हैं। तो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है राफेल इज ए ट्विन जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डसोल्ट एविएशन। ठीक है, सेकंड क्या है, राफेल इज द स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन जेट। आपने देखा होगा जनरेशन का मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और आपने कंप्यूटर्स में भी जनरेशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो राफेल मोस्ट एडवांस्ड आपका जो फाइटर जेट है। ठीक है, इसको अलावा देख सकते हो, इट ऑल्सो कम विद स्केल्प द एयर टू एयर क्रूज मिसाइल्स। इसमें किसका फीचर है, एयर टू एयर क्रूज मिसाइल्स का, स्केल्प के नाम से। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो राफेल के बारे में देखो, यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे, दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ राफेल। देखो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना हो सकता है, 24.5 टन, एक टन में होता है 1000 kg। हाइट कितनी है इसकी, 5.3 मीटर। एक्सटर्नल लोड कितना है, फ्यूल कितना है, फ्यूल एक्सटर्नल कितना ले जा सकता है। ठीक है, लेंथ कितनी है, रेंज कितनी है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, ये भी स्पीड इंपॉर्टेंट है, 1.8 मैक एट हाई एल्टीट्यूड, 1.8 मेक। अब आप बोलोगे मेक नंबर क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था मेरी वीडियो के अंदर कि बेसिकली साउंड की स्पीड कितनी बताई थी मैंने, 1 मेक। और 1 मेक से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। और 5 मेक से ज़्यादा वाला हाइपरसोनिक। तो ये क्या है, सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल करता है। ओवरऑल एम्पटी वेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन ये राफेल के बारे में है। और ध्यान रखना, राफेल एक फाइटर जेट होगा जो इंडियन एयरफोर्स की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मल्टीफोल्ड इंक्रीज ये करेगा। इसके बारे में कुछ और स्पेसिफिकेशन आप देखोगे, राफेल के अंदर ट्विन जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, डबल इंजन होते हैं इसके अंदर। ट्विन जेट कॉम्बैट मतलब जो आपका युद्ध वगैरह होता है उसमें काफ़ी अच्छे से कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। और एक और चीज़, इसके लिए पूरा सेपरेट वीडियो डॉक्टर अक्षिता मैम के द्वारा बना दिया गया है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप पूरी की पूरी डिटेल्स 8 मिनट की वीडियो के अंदर वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, इसका मैं आंसर आपको फटाफट करवा देता हूँ। देखो, राफेल ट्विन जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मैन्युफैक्चर्ड बाय जो फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट एविएशन, बिल्कुल सही बात है। ये 4.5 जनरेशन जेट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ये लास्ट वाला फीचर है ये एयर टू सरफेस वाला फीचर है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2।
ये वाला फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, एयर टू एयर वाला, ताकि आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे इसको। ये आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन मतलब मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है। टॉप स्पीड आप देख सकते हो 1.8 मेग, ठीक है, 1.8 मेग इसकी स्पीड है। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे एयर डिफेंस हो, चाहे ग्राउंड सपोर्ट हो, हर एक के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सबको ये परफॉर्म काफ़ी इजीली कर सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हो जो मैंने आपको जो ऑप्शन दिया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। राफेल जेट के अंदर एक फीचर है एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स का, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल ये मानी जाती है। तो ऑप्शन में वहाँ पर एयर टू एयर दिया गया था, एयर टू एयर नहीं है। स्काल्प वाला जो फीचर है, जो क्रूज मिसाइल वाला फीचर है, वो एयर टू ग्राउंड के लिए है। और आप बोलोगे क्रूज मिसाइल क्या है, तो इसकी वीडियो भी मैं आपको कवर कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। दोनों वीडियोज़ आप देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ये क्वेश्चन भी वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे है, काफ़ी सारे फीचर्स है, तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। फर्स्ट आप पढ़ेंगे इस पर, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज ए सिंगल बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। पूरी की पूरी जो उच्च शिक्षा है उसके लिए एक सिंगल निकाय सेटअप किया जाएगा जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन। एंड थर्ड स्टेटमेंट है आपका, द करंट 10+2 सिस्टम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। 10+2 सिस्टम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, दिस वन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। मैंने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ कवर की थी कि किस टाइप से 5+3+3+4 वर्क करेगा, तो वीडियो जरूर देख लेना। इसका आंसर मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आंसर होगा, आप लोग सब लोग बताएंगे। और ये स्ट्रक्चर का फोटो भी देख सकते हैं, ये हमारा पुराना स्ट्रक्चर है जिसमें आप 10+2 वाला देखोगे, और ये नया स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट 5 जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, देन नेक्स्ट थर्ड जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3 जिसको मिडिल स्टेज, और नेक्स्ट 4 जो सेकेंडरी स्टेज, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आप फटाफट आंसर करो। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड आप देखो, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज ए सिंगल बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। यहाँ पर एक एंटायर वर्ड लगा दिया जो गलत हो गया, ठीक है। सिंगल बॉडी रहेगा हायर एजुकेशन के लिए, बट 2 को छोड़कर, किसको, मेडिकल और लीगल प्रोविजंस को छोड़कर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल आपका सही है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सेकंड वाला आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड क्यों गलत है, ठीक है। सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, आप देखो इस लाइन को रीड करोगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज ए सिंगल बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन, किसको छोड़ के, एग्जेम्प्टिंग मेडिकल एंड लीगल, ठीक है। मेडिकल और लीगल जो बॉडीज़ है वो अलग होगी, उसके अलावा पूरी की पूरी हायर एजुकेशन के लिए एक ही कमीशन होगा, एक ही निकाय होगा जिसका नाम होगा उच्च शिक्षा निकाय या हायर एजुकेशन कमीशन। तो वहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा, एग्जेम्प्ट नहीं किया, किसको अपवाद स्वरूप छोड़ा गया है, मेडिकल को और आपका लीगल एजुकेशन को, ठीक है। तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका किससे रिलेटेड, जो अभी आप बात कर रहे हो, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। अभी हम चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स है उनका हम बहिष्कार कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें इंडियन ओरिजिन होनी चाहिए या भारत में ही हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ई कॉमर्स एंटिटीज़। ई कॉमर्स एंटिटीज जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सब क्या है, ई कॉमर्स एंटिटीज़ है। ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैव टू एंश्योर द मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज़ बोली गई है, बेसिकली जितनी भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ है उनको क्लियरली डिक्लेयर करना होगा जो भी आइटम वो सेल कर रहे हैं वो किस कंपनी से या किस देश से आयात किया गया है, ताकि हमें पता रहे कि जो हम आइटम खरीद रहे हैं वो चाइनीज़ है, अमेरिकन है, फ्रांस वाला है, जापान वाला है, ताकि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट यहाँ पर कर सके। सेकेंड आप देखोगे, सच डिक्लेरेशन मेड अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल्स 2011। तो आप देख सकते हो, आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है, सही है, ठीक है। तो फटाफट से आप बताएंगे इसको, ठीक है। ये
क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैंने रीज़न बता दिया। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप देख सकते हो, सेंटर टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट ऑल ई कॉमर्स एंटिटीज इंक्लूडिंग अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील हैव टू एंश्योर द मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट सोल्ड ऑन दियर साइट। जो भी उनकी साइट पर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनको क्या देना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट किस कंट्री से आयात किया गया है। तो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली ये रूल्स 2017 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि इनको किस टाइप से यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। तो सिंपल सा है, आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये गाइडलाइंस यहाँ पर न्यूज़ में है, ठीक है। तो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर हम बात करेंगे इंडसेट, ठीक है। अब आपको लगेगा सर ये सैटेलाइट से रिलेटेड होगा, ठीक है। इंडसेट रिसेंटली इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू फर्स्ट ऑप्शन अंडर विच फॉरेन स्टूडेंट्स कम टू स्टडी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसके द्वारा जो आपके विदेशी छात्र हैं, भारत की जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ ए डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट। ये बेसिकली क्या है, शिक्षा पर आधारित एक सैटेलाइट है। थर्ड क्या है, नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और फोर्थ क्या है, इट इज़ ए इंडिजिनस पोर्टेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरी तरह से आपको कंफ्यूज कर देगा। आप सोचोगे INDSA या इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में भी हो सकता है। आप सोचोगे SAT का मतलब सैटेलाइट है, ये एजुकेशन सैटेलाइट भी हो सकता है। और अभी आपको कोविड-19 तो न्यूज़ में है ही, तो आप बोलोगे ये कोई टेस्टिंग किट भी हो सकता है। फिर ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तो आपको लगेगा ही नहीं, कहीं से हो सकता है, और वही आंसर होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो आपको लगेगा भी नहीं कि यह ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो इसी टाइप आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप देखो ये क्यों है, इंडसेट 2020। आप देखो, द फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट, IND का मतलब इंडियन स्कॉलस्टिक और असेसमेंट टेस्ट। एस का मतलब स्कॉलस्टिक, ए का मतलब असेसमेंट और टी का मतलब टेस्ट। इंडसेट 2020 कंडक्ट किया गया था MHRD के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, उसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चे जो अलग अलग कंट्री से, नेपाल से हैं, इथोपिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, इन सब कंट्रीज से हैं, जो बेसिकली अपीयर्ड हुए थे किसके लिए, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये किसके लिए है, इसके माध्यम से जो आपके फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और एडमिशन प्रदान किया जाता है भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। किसके तहत, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। तो ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। एस का मतलब स्कॉलरशिप से याद रख लेना आपको, ए का मतलब असेसमेंट और टी का मतलब टेस्ट। ये प्रोग्राम किन के लिए है, ये प्रोग्राम विदेशी छात्रों के लिए है जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ में अध्ययन करना चाहते हैं और उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उसके लिए हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। कंट्रीज़ भी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, अंडर विच प्रोग्राम फॉरेन स्टूडेंट्स कम टू स्टडी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, तो आप देखो, स्टडी इन इंडिया इज ए फ्लेक्सिबल प्रोग्राम ऑफ MHRD अंडर विच फॉरेन स्टूडेंट्स कम टू स्टडी इन 116 सेलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सिंपल सी चीज़ है, इसके तहत जो विदेशी छात्र हैं भारत की 116 उच्च जो शिक्षा संस्थान है वहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिपोर्ट से हैं, आपको पता है रिपोर्ट से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये रिपोर्ट है वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, स्पेलिंग में करेक्शन कर लेना, पब्लिश्ड बाय। फर्स्ट है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है नीति आयोग और फोर्थ है RBI। तो आपको बता देता हूँ ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलीज़ की जाती है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है। तो आप देख सकते हो, दिस इज़ ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब देखो, इसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर या तो IMF लगना चाहिए या RBI लगना चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, भारत की है तो RBI के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के बारे में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिफ्लेक्ट करती है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में कि क्या क्या भारत में वित्तीय स्थायित्व को लेकर क्या क्या रिस्क है, किस टाइप से हमारे सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ जून 2020 हैज़ प्रेडिक्टेड, जिसने प्रेडिक्ट किया है दैट द बेड लोन्स रेट ऑफ बैंक्स एज ऑफ मार्च 2021 विल क्लाइम टू 14.2%। उसने बोला है मार्च 2021 तक जो हमारी ये बेड लोन्स की रेट है वो 14.2% हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के अंदर जो बेड लोन्स है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रिपोर्ट कौन निकालता है? आपका आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। ये कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस्तांबुल कन्वेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है? कन्वेंशन है, CONVENTION। ठीक है, कन्वेंशन है आपका। ठीक है, तो आप बताना है इसके रिगार्डिंग में। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो कोल्ड यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। आपको पता है अभी जो वुमन से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके आप देखोगे अभी ये क्यों न्यूज़ में है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पहला बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, इट इज़ वर्ड्स फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। बाइंडिंग मतलब जो बाध्यकारी है, जो लीगली फोर्सिएबल है। इट इज़ द वर्ड्स फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमन। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये क्यों न्यूज़ में है आप देखोगे, पोलैंड इज टू विड्रॉ फ्रॉम ए यूरोपियन ट्रीटी एम्ड एट प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमन। ठीक है, पोलैंड ने अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया है। अब आप देखोगे इस कन्वेंशन के बारे में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। और ये पहली ट्रीटी है जो बाइंडिंग है, वुमेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल इतना याद नहीं रहे तो भी याद रखना है कि इस्तांबुल जो कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है वुमन के खिलाफ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस इतना सा भी आपको पता होना चाहिए तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से रिलेटेड। आपने नाम सुना होगा और इसके 100 साल अभी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे विद रिगार्डिंग टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आपके लिए, established in 1950 अंडर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति है, इज द प्रेसिडेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट तो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और इस सोसाइटी का चेयरमैन कौन होता है? भारत के गृह मंत्री। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आप यहाँ पर देख सकते हो। IRCS जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है एक स्वैच्छिक रूप से काम करने वाला ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को और हेल्थ को। और इसकी लगभग 1100 से ज़्यादा ब्रांचेस पूरे के पूरे भारत में फैली हुई है। इसकी स्थापना 1920 के अंदर हुई थी अंडर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 100 साल हो चुके हैं, 2020 चल रहा है, तो मतलब 1920 में ये बनी थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट एंड हॉनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। पहला क्यों गलत है? 1920 का है। और दूसरा क्यों गलत है? होम मिनिस्टर नहीं, हेल्थ मिनिस्टर साहब इसके चेयरमैन होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। ध्यान रखेंगे सब लोग, जो अब हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है, वो इसके चेयरमैन होते हैं। और जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं वो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो वर्क करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 100 साल हो चुके हैं, क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। ऑप्शन आपको डी होगा इसका, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। ये रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है। ठीक है, जो पूरा का पूरा वीडियो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट को लेकर, वो अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से जो फॉरेस्ट कवर है उससे रिलेटेड आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सीख पाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एंड सेकेंड लिखा हुआ है इंडिया हैज़ रैंक्ड सेकेंड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज दैट हैव गेन्ड इन फॉरेस्ट एरियाज इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, भारत दुनिया की
टॉप 10 कंट्रीज में से दूसरा स्थान रखता है जिसका फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है पिछले दशक के अंदर। 2010 से 2020 के अंदर भारत एक ऐसी कंट्री है जिसका फॉरेस्ट एरिया, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है या वन आवरण है, वो बड़ा है, और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा वो डेफिनेटली इसका आंसर चुटकियों में कर देंगे, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हर 5 साल के अंदर रिपोर्ट आती है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी 2015 में, अभी रिपोर्ट आई है 2020 में। सोचो 5 साल के अंदर आती है, और 2020 वो ईयर है जहाँ पर रिपोर्ट आई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो राजस्थान में एसीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये रिलीज़ की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशल एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है। दूसरा गलत है, सेकंड रैंक नहीं है, भारत ऐसा करने वाला थर्ड कंट्री है। ध्यान रखना, टॉप 10 कंट्री के अंदर जिनका फॉरेस्ट एरिया बड़ा है उसमें भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड है अमंग द टॉप 10 कंट्रीज दैट हैव गेन्ड इन फॉरेस्ट एरिया, जिनका फॉरेस्ट एरिया बड़ा है पिछले दशक के अंदर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगी, अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। फॉरेस्ट का कवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया की ऐसी कौन सी 5 कंट्रीज़ है जिनमें फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, तो पहला है रशिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा, फोर्थ है आपका यूएसए, और फिफ्थ है आपका चाइना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा मिलता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें एक और चीज़ मिल जाएगी, कौन से फॉरेस्ट भारत में सबसे, कौन से फॉरेस्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो सबसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल, सेकंड है बोरियल, बोरियल मतलब आपके जो ठंडे प्रदेशों में मिलते हैं, आर्कटिक वाले रीजन में, फिर आपका टेम्परेट, और फिर आपका सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधीय, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें आप टॉप 10 कंट्रीज भी देख सकते हो। सबसे टॉप पे चाइना है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे चिले, फिफ्थ पे वियतनाम, सिक्स पे टर्की, सेकंड पे यूएसए, सेवन्थ पे फ्रांस, एट्थ पे इटली, और लास्ट में आपका रोमानिया, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, याद रखना बहुत आसान है। स्वामी, ठीक है, मतलब आप किसी के स्वामी हो, ठीक है, मतलब ये रिलेटेड है आपका, आप एक बार देख लीजिए, दिस इज रिलेटेड टू हाउसिंग, ठीक है। हाउसिंग मतलब आप अपने घर के स्वामी हो, उससे याद रखा जा सकता है। तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया वो रिलेटेड है आपका अफोर्डिंग हाउसिंग को लेकर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी फुल फॉर्म है आपकी, एस का मतलब स्पेशल, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब विंडो, ठीक है, ए का मतलब अफोर्डेबल, एम का मतलब मिड, और आई का मतलब इनकम, और एच का मतलब हाउसिंग। तो ये रिलेटेड है आपका स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ठीक है, उससे रिलेटेड ये फंड है। आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, दिस इज़ रिलेटेड टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ, वो सारे प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड हो गए थे या उनका कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था, जो फंड की वजह से बीच में ही रुक गए थे, उन सब चीज़ों को वापस से रीएनर्जाइज करने के लिए जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है रिलीज़ किया गया था। इसका स्पॉन्सर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री है हमारी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की, ठीक है, या हमारी जो मिनिस्ट्री है वित्त मंत्रालय, उसके अधीन ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड हाउसिंग से रिलेटेड है, स्पेशली आपके अफोर्डेबल और मिड इनकम कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। तो इस वीक का जो हमारा वीकली करंट अफेयर का एमसीक्यू था, आई होप आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट